So today we will learn regarding hepatitis. Hepat means liver and itis means inflammation. So hepatitis is the inflammation of liver. And hepatitis is caused by hepatitis A, B, C, D, E, and also caused by systemic viruses that are affecting liver, such as cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, herpes virus, adenovirus, and especially in neonates and immunocompromised. Hepatitis अब उन लोगों में भी होता है जो कि ड्रग्स यूज करते हैं दैट आर टॉक्सिक सच एज एसिटामिनोफेन. इसके अलावा इफ अ पर्सन हैज एंटीबॉडीज व्हिच आर ऑटो इम्यून, they will destroy the hepatocytes, as a result of which hepatitis also occur. Today we will learn regarding viral hepatitis. और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए. जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, वो सेल्फ लिमिटेड होता है. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी हेपेटाइटिस ए का पेशेंट क्रोनिसिटी में नहीं जाएगा. देयर अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस जो कि ट्रीट हो जाता है जल्दी और मोस्टली सब क्लिनिकल होता है, पेशेंट सिम्टम्स शो नहीं करते. Incubation period is 6 to 8 weeks. Like 6 to 8 weeks will occur in order to show a symptoms by a person, and its route is fecal-oral route. Okay. अब सबसे important जो पैथोलॉजी में है वो है ये ग्राफ्स, और इनको कहते हैं सीरोलॉजी ग्राफ्स. इससे हम बताएंगे कि कब हम हेपेटाइटिस के पेशेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या हम उसके ब्लड में देख के डिटेक्ट करेंगे. सबसे पहले आप ये देखो कि सिम्टम्स जो है वो 2 to 12 वीक्स में अपीयर होंगे. ठीक है. जस्ट बिफोर द सिम्टम्स अपीयर हमारे पास जो भी पेशेंट होगा उसके फीसेस में हेपेटाइटिस ए वायरस डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा. जस्ट बिफोर द सिम्टम्स 2 वीक्स बिफोर द सिम्टम्स हेपेटाइटिस ए वायरस फीसेस में अपीयर होना शुरू हो जाएगा और उसका लेवल इंक्रीज करेगा. जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होंगे, आप यहाँ से देखो ये और पर्पल वाली लाइन, हमारे पास IgM एंटीबॉडीज अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. जैसे सिम्टम्स अपीयर हुआ, IgM एंटीबॉडीज अपीयर हुई, एंटीबॉडीज आर अपीयरिंग, सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो एंटीजन्स हैं उनका लेवल फॉल करने लग जाएगा. एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी एंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो एंटीजन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एंटीबॉडी का लेवल जो है वो राइज करेगा फॉर मंथ्स. ठीक है. अब हमें पता है कि IgM जो होती है वो एक्यूट स्टेट में होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इवेंचुअली इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा और IgG का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स अ सिंपल स्टोरी. जस्ट बिफोर द सिम्टम्स अपीयरेंस हमारे पास फीसेस में हेपेटाइटिस ए वायरस डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होंगे, IgM एंटीबॉडीज अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. IgM एंटीबॉडीज अपीयर होंगी, एंटीजन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा. IgM persists in blood for months, and then after that IgG will appear, and that's for all hepatitis A. अब hepatitis A में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है हेपेटोसाइट्स की, वो हेपेटाइटिस A की वजह से नहीं होती, बल्कि वो हमारी अपनी जो इम्यूनिटी होती है, CD8 पॉजिटिव T सेल्स, वो आके अटैक करते हैं उन सेल्स को जिनके अंदर हेपेटाइटिस A का वायरस होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट स्टार्ट टू किल दोज सेल्स. इस तरह से जो है वो हमारी हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन होती है. And that's all for hepatitis A. Now we will move towards hepatitis B. Hepatitis B में 5 किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं. It can be subclinical case कि आपको symptoms नहीं मिल रहे. It can be acute case. And in acute there are 2 scenarios can happen. It can be treatable, or sometimes acute can go into acute liver failure. एंड एक्यूट लिवर फेलियर में क्या होता है? ऐसी लिवर इंजरी जिसके साथ इंसेफेलोपैथी और कोगुलोपैथी भी अपीयर होना शुरू हो जाए, मतलब बहुत सवियर लिवर इंजरी जिसके अंदर लिवर के सारे फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, उसे कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर. उसके बाद क्रोनिक में भी 2 सिनेरियोस होते हैं. क्रोनिक हो सकता है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होगा, लाइक इट विल नॉट लीड टू कार्सिनोमा, बट इन सम केसेस progressive chronic hoga and it can lead to carcinoma. So there are 5 scenarios. It can be subclinical case, it means no symptoms. It can be acute and treatable. It can be acute and can go into acute liver failure. It can be chronic but not progressive. It can be progressive chronic and can lead to carcinoma. Now causes. आप सबको पता है कि हेपेटाइटिस बी के causes क्या होते हैं. It can be drug, intravenous drug abusers जो होते हैं उनके अंदर, unprotected sexual intercourses के अंदर. इसके अलावा कोई भी आपकी बॉडी में ब्रीच आ गया जिसकी वजह से वायरस जो है वो डायरेक्ट आपकी ब्लड सप्लाई में चला गया.
अब हेपेटाइटिस बी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम मदर टू द बेबी, और ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी की जो कॉजेज है उसके अंदर। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर। हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर्स देखो, ये जो सबसे आउटसाइड है वी कॉल देम आर सरफेस एंटीजन, दीज वंस, ओके। अब सरफेस एंटीजन से अंदर होते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजेंस विच आर कॉल्ड एनवेलप एंटीजेंस। उसके अंदर जो रेड वाले हैं वी कॉल देम कोर एंटीजेंस, ओके। सरफेस एंटीजन, एनवेलप एंटीजन, कोर एंटीजन, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज, this one is a DNA polymerase and this one is the DNA, okay। अब स्ट्रक्चर पे जो है वो इसकी serology बहुत डिपेंड करती है। अब जैसे ही किसी को हेपेटाइटिस बी होगा, सबसे पहले उसके ब्लड में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अपीयर होंगे। सबसे पहले उसके ब्लड में सरफेस एंटीजन अपीयर होंगे, उसके बाद उसके ब्लड में इन्वेलप एंटीजन्स जो है वो अपीयर होंगे, ठीक है। सरफेस एंटीजन देन इन्वेलप एंटीजन्स एंड अलॉन्ग विद इन्वेलप एंटीजन उसके डीएनए भी डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कोर एंटीजन्स जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम डिटेक्ट कर सके कोर एंटीजन्स को, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। अब इसकी सीरोलॉजी हम डिस्कस करते हैं विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सरफेस एंटीजन जो है वो अपीयर होगा। अब सरफेस एंटीजन कब अपीयर होगा? It will appear in 1 to 4 months. It will start to appear in the first month and remain there for 4 months. See, it's right here, 4 to 12 weeks. तो ये weeks में मैंने आपको months में बता दिया, 12 weeks is equals to 4 months. तो ये हेपेटाइटिस बी है, बट ये जो पिंक बॉक्सेस में इनकी ग्राफ नहीं है, ठीक है, मतलब इनकी ये लाइंस नहीं है, ये इस तरह से शो हुए हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो 1 मंथ से 4 मंथ तक रहेगा। उसके बाद उसके लाइक विद इन 1 or 2 डे हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एंटीजन, देन ई एंटीजन अलॉन्ग विद डीएनए अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद एंटीबॉडीज का हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले जो एंटीबॉडी अपीयर होगी वो होगी आईजीएम, एंटी एचबीसी कोर। अब आपने इसको कैसे याद रखना है? देखो, जब सबसे पहले हमारी बॉडी पे कोई भी अटैक करता है तो हम सबसे पहले उस चीज के अगेंस्ट अपनी डिफेंसेस बनाते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। वायरस के पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसका कोर होता है, इसलिए हमारी बॉडी सबसे पहले वो एंटीबॉडीज बनाएगी जो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है, उसके कोर एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। कि कोर जो होता है वो असेंबली करा रहा होता है न्यू वायरॉन्स की, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस वो होता है, इसलिए हम सबसे पहले हमारी बॉडी आईजीएम एंटी एचबीसी बनाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हुए हमारी बॉडी ने आईजीएम एंटी एचबीसी बनाना शुरू कर दिया। जैसे आईजीएम एंटी एचबीसी बन रही हैं वैसे वैसे सीरम ट्रांसअमाइनेज का लेवल भी बढ़ रहा है। ये सिम्टम्स के साथ होता है ना, देखो जैसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं ट्रांसअमाइनेज का लेवल भी बढ़ रहा है, और साथ ही आईजीएम एंटीबॉडीज भी बन रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगी, कोर एंटीबॉडीज, ठीक है, उसके बाद इन्वेलप एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। इन्वेलप एंटीबॉडीज बनेंगी, दे विल बाइंड विद द एंटीजन, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसलिए देखो, जब इन्वेलप एंटीबॉडीज अपीयर हो रही हैं तो एंटीजन खत्म हो गया, यानी इन्होंने एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लिहाजा देयर इज नो एंटीजन नाउ, एंड जो एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट इन्वेलप दे विल स्टार्ट टू राइज, ठीक है। सबसे पहले कोर एंटीबॉडीज, फिर उसके बाद इन्वेलप एंटीबॉडीज अपीयर होंगी। जैसे ही अपीयर होंगी एंटीजन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए उसका लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास बच जाती हैं सरफेस एंटीबॉडीज, ठीक है। सरफेस एंटीबॉडीज जो है ना वो यहाँ पे अपीयर होंगी, यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ना यहाँ पे अपीयर होंगी। अब सरफेस बॉडी एंटीबॉडीज एंड पे क्यों अपीयर हो रही है? इसलिए हो रही है कि सरफेस जो एंटीजन है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, इसलिए हमारी बॉडी सबसे एंड पे उसकी तरफ तवज्जो देगी, ठीक है, और वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये सरफेस एंटीबॉडीज। अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सरफेस एंटीजन अपीयर होगा, उसके बाद ई एंटीजन विद हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए,
सबसे पहले जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगी वो बनेंगी कोर एंटीबॉडीज। उसके बाद हमारे पास बनेंगी इन्वेलप एंटीबॉडीज। जैसे इन्वेलप एंटीबॉडीज का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, एंटीजन जो है वो खत्म हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास सरफेस एंटीबॉडीज बनेगी, दीज वन, द ब्लू वंस, ओके। क्योंकि हम सरफेस एंटीजन जो है वो इतना इन्फेक्शियस नहीं है, इनफैक्ट इट्स नॉन इन्फेक्शियस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सरफेस एंटीबॉडीज जो है वो हमारे पास सबसे एंड पे बनेंगी, ठीक है। ये होता है अक्यूट डिजीज में। अगर अक्यूट डिजीज जो है वो क्रॉनिसिटी की तरफ चली गई है तो एंटीजन जो इन्वेलप एंटीजन है वो भी प्रोसेस करेगा, डीएनए भी प्रोसेस करेगा, सरफेस एंटीजन भी प्रोसेस करेगा। क्रोनिक का मतलब यही है ना कि एंटीजन जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि क्रोनिक डिजीज है तो सीरम ट्रांसअमाइनेज का लेवल जो है वो ड्रॉप तो हो जाएगा लेकिन बिल्कुल बेस लाइन को टच नहीं करेगा, इट विल रिमेन इंक्रीज, ओके। हमारे पास जो आईजीएम एंटीबॉडीज बन रही थी उनका लेवल जो है वो भी सस्टेन रहेगा और कुछ अरसे बाद आईजीएम खत्म होकर आईजीजी बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इट सीम लाइक अक्यूट बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि सीरम ट्रांसअमाइनेज लेवल जो है ना वो ड्रॉप नहीं हो रहा बल्कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह आईजीएम का लेवल भी कांस्टेंट हो जाएगा और कुछ अरसे बाद जो है वो आईजीजी बनना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स अ डिफरेंस। सरफेस एंटीजन सबसे पहले अपीयर होगा विच इज अपीयर इन 1 month एंड बी देयर फॉर द 4 months, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही लिख लो और ऐसे ही याद कर लेना, बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास होगा इन्वेलप एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि जस्ट आफ्टर सरफेस एंटीजन जो है वो दोनों अपीयर होंगे। और ई एंटीजन का मतलब होता है कि पेशेंट इज इन्फेक्शियस, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास कोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जस्ट बिफोर द सिम्टम्स और सीरम ट्रांसअमाइनेज के साथ जो है वो दे विल इंक्रीज। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेलप एंटीजन होगा, इन्वेलप एंटीबॉडी। इन्वेलप एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीजन को बाइंड करके डिस्ट्रॉय कर देगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन विल बी नॉन इन्फेक्शियस। सो दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारी बॉडी में इन्वेलप एंटीजन है तो वी आर इन्फेक्शियस। When antibodies are starting to detect, it means they bind the antigen, they kill it, so we are become non-infectious. फिर एट द एंड जो है ना वो हमारे पास सरफेस एंटीबॉडीज बनेंगी। सरफेस एंटीबॉडीज जो होती है ना वो लाइफ टाइम रहती हैं और ये वैक्सीन्स में भी यूज होती हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास आईजीएम थी ना ये अक्यूट स्टेट में होती है, ये खत्म हो जाएंगी और आईजीजी बन जाएंगी और ये भी लाइफ टाइम रहेंगी। अब हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीबॉडीज हैं और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज हैं, ये दोनों लाइफ टाइम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन जो है वो हमारे पास आया है और उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको पहले हेपेटाइटिस हुआ है या पहले वैक्सीन लगी है? क्योंकि हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में भी मतलब डिटेक्ट हो रही है एंटीबॉडीज और वैक्सीन वाले पेशेंट में भी हो रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो जिसको सिर्फ वैक्सीन लगी होगी उसमें सिर्फ सरफेस एंटीबॉडीज अपीयर होंगी, क्योंकि हम सरफेस एंटीबॉडीज इसलिए लगाते हैं, सरफेस एंटीजन देते हैं वैक्सीन में। सरफेस एंटीजन इसलिए देते हैं क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है, वो प्रोटेक्ट करती रहती है। तो जो वैक्सीनेटेड होगा उसमें हमेशा सरफेस एंटीबॉडीज होंगी, देयर विल बी नो आईजीजी। लेकिन अगर किसी को पहले हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके अंदर आईजीजी भी होगी और सरफेस एंटीबॉडीज भी होंगी। एंड आई होप नाउ इट विल बी क्लियर टू यू गाइज, एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली ईजी। तो इसको ऐसे ही लिख लो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट।